नमस्कार, डीजे न्यूज के खास कार्यक्रम सेहत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। 4 अगस्त को पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में बोन एंड जॉइंट डे के रूप में मनाया जाता है और ये वो दौर है जब हमें अपनी हड्डियों का, अपने जोड़ों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। विशेष तौर पर जो हमारे बुजुर्ग दर्शक हैं, मैं उनसे ज़रूर ये अपील करना चाहूँगा कि वे बढ़ती उम्र के साथ साथ अपनी हड्डियों और अपने जोड़ों के देखभाल को लेकर, रख रखाव को लेकर खासे सतर्क रहना चाहिए। जरा सी लापरवाही बुजुर्गों को या किसी भी व्यक्ति को हड्डी और जोड़ों में जीवन पर्यंत की परेशानी पैदा कर सकती है। ये तमाम विषय हैं जो आज बोन एंड जॉइंट डे पर डिस्कस किए जा रहे हैं। पूरे देश में, पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर कैंप्स लगाए जा रहे हैं, एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं। इसी श्रृंखला में, इसी तारतम्य में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साकेत जत्ती। घुटना प्रत्योपरण में यानी की रिप्लेसमेंट में आपकी विशेषज्ञता है। अनेक घुटनों का प्रत्यारोपण कर चुके हैं। जर्मनी से उन्होंने तकनीक सीखी है, कई विदेश यात्राएं की हैं और देश विदेश में वो हड्डी रोगों से संबंधित विषयों पर लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। डॉक्टर साकेत, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर प्रतीक। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो 4 अगस्त को बोन एंड जॉइंट डे मनाया जाता है, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, किसने की? डॉक्टर प्रतीक जी, भारतीय अस्थि रोग विशेषज्ञ संगठन के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजशेखरन। बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित इंसान हैं और बहुत ही श्रेष्ठ शल्य चिकित्सक हैं। कोयम्बटूर में रहते हैं डॉक्टर राजशेखरन। जब वो भारतीय इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, तो उनने बोन एंड जॉइंट डे की शुरुआत करी 1992 से। मोटे तौर पर 1952 में भारतीय अस्थि रोग विशेषज्ञ संगठन की स्थापना हुई, जो एक संगठन है जिसमें 19,000 ऑर्थोपेडिक सर्जन उसके सदस्य हैं। और ये जो संगठन है, लाइक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वैसे ही ये इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य हड्डी रोग विशेषज्ञों को अपडेट करना होता है। अपडेट क्या करना है, क्या नहीं करना है, और सतत शैक्षणिक दौर चलते हैं। जैसे आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, तो इकोनॉमिक्स में क्या परिवर्तन हो रहे हैं विश्व में, उसको गूगल करके ढूंढने की जरूरत ना पड़े। आपके विद्यार्थियों को आप अपने ज्ञान से लाभान्वित करते हैं। वैसे एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं जी, जिसमें आप सारे सीनियर डॉक्टर्स पूरे देश भर के अपनी रिसर्च को एक्सचेंज करते हैं, अपने अनुभव को एक्सचेंज करते हैं। जी डॉक्टर साकेत, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अभी चूंकि जो दौर है ये पूरी दुनिया में कोरोना का दौर है और इस कोरोना के दौर में दूसरी लहर चल रही है, तीसरी लहर का अंदेशा है, तो हमारी जो हड्डियां हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं, जोड़ जिनको हम कहते हैं, क्या कोरोना जिन मरीजों को, मेरे इससे संबंधित कुछ सवाल रहेंगे। पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा जिसमें आप जान जाओगे, जिन मरीजों को कोरोना हो चुका है, जिन लोगों को कोरोना हो चुका है, वे रिकवर करके बाहर आ गए हैं, वो इस तरह की शिकायत कर रहे हैं कि उनके घुटने दुखते हैं, उनके शरीर में पेन रहता है, और क्या पोस्ट कोरोना इफेक्ट्स कुछ हड्डियों पर और जॉइंट्स पर होता है? बेशक प्रतीक जी, कोविड-19 मोटे तौर पर वायरस के कारण होता है। और जैसे पहले एक समय आया था जब चिकनगुनिया हुआ था, वायरीमिया, जैसे सर्दी होती है वो भी वायरस के कारण होती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने कंबल ट्रीटमेंट किया हो, है ना, जोड़ जोड़ दुखते हैं। वैसे ही कोविड-19 के व्यक्ति जब कोविड-19 से ग्रसित होता है तो उसको वायरीमिया होता है।
लंग्स, फेफड़ों के अलावा जो सबसे ज़्यादा 3 चीज़ें प्रभावित होती हैं, एक वो जोड़ है, दूसरा डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का स्तर शरीर में बढ़ने के कारण, वायरुजन्स के कारण असाध्य दर्द होता है, असहनीय दर्द। जी। तो ये मरीज ठीक हो गया कोरोना से, 10 दिन 8 दिन अस्पताल में रह लिया, उसका 14 दिन का ट्रीटमेंट पूरा हो गया, वो आइसोलेशन में रह के बाहर आ गया, पर ये पोस्ट कोविड कुछ असर है हड्डियों पर, जॉइंट्स पर? निश्चित तौर पर, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि जब भी प्रोस्टाग्लैंडिन E2 लेवल बढ़ता है या सब्सटेंस P बढ़ता है, ये दोनों वायरीमिया के डायरेक्ट रिफ्लेक्टर होते हैं। इस कारण से घुटनों में, कमर में, पीठ में, कंधों में, ये छोटे जोड़ों में जबरदस्त दर्द होता है। और 100 कोविड के यदि मरीज हम इंगित करें तो उनमें से 70 को होता है। डॉक्टर साहब, ये जो तीसरी लहर का जिक्र किया, आपने भी किया और सारे लोग कर रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, अवश्यंभावी है, ऐसा भी कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि आकर ही रहेगी, और उसमें भी कहा जा रहा है कि उसका डेल्टा वायरस है, और वो डेल्टा वायरस जो है उसका संक्रमण जो है वो बहुत तेजी के साथ फैलता है। हालांकि वो उतना मौत करने वाला नहीं है, उतनी निधन उससे नहीं होंगे, जाने उतनी नहीं जाएंगी, लेकिन पूरी कम्युनिटी को वो प्रभावित करेगा, संक्रमित करेगा। और ख़ासतौर पर जिन लोगों ने टीके लगवा लिए, दोनों डोज लगवा लिए, उनको भी वो होगा, लेकिन खतरनाक नहीं रहेगा और वो अस्पताल जाए बिना भी ठीक हो जाएंगे। ये हम रिसर्च पढ़ रहे हैं लगातार। लेकिन मेरा इस रिसर्च में आपसे ये जानना है, चूँकि आप हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, दुनिया भर में जाते हैं और कई विदेशी चिकित्सक आपके संपर्क में लगातार बने रहते हैं, क्या ये जो डेल्टा वायरस है ये हमारी हड्डियों पर, हमारे जोड़ों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा? निश्चित तौर पे प्रतीक जी, ये जैसा आपने कहा, जब भी इस तरह की वायरल डिसीजेज आती हैं, एपिडेमिक आता है, पेंडेमिक आता है, हम एक कम्युनिटी मेडिसिन हम पढ़ते थे, डॉक्टर J.E. पार्क करके एक लब्ध प्रतिष्ठित कम्युनिटी मेडिसिन के प्राध्यापक होते थे MGM मेडिकल कॉलेज में। उनकी एक ही किताब है जो पूरे विश्व में पढ़ी जाती है, डॉक्टर J.E. पार्क। हर बीमारी का विशेष तौर पर जो वायरस द्वारा जनित रोग हैं, उनके एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं हम लोग उसको। ये तीसरा फेज आना ही है, एक अवश्यंभावी भी है, जैसा आपने जिक्र किया। ये वायरस जो होते हैं हमारे क्रोमोसोम होते हैं, जैसे हम पुरुष हैं तो XY है, तो हमारे क्रोमोसोम में वायरस जो बीमारी, जैसा आप डेल्टा वेरिएंट का जिक्र कर रहे थे आप प्रतीक जी, जो अभी कल मेरी डॉक्टर राजेश यादव, आप मिले हुए हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी लंदन में, और एक डॉक्टर अर्पित जरीवाला स्कॉटलैंड में है, तो वो ये जिक्र कर रहे थे कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है, हमने जो वैक्सीन लगाया ये मोटे तौर पर सभी वेरिएंट में काम करता है, लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट है उसमें म्यूटेशन होता है। वो वायरोजेंस में एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये कभी भी अपने क्रोमोसोमल एब्रीविएशन चेंज हो जाते हैं, जिस कारण से हमने लगाने के बाद भी, वैक्सीन लेने के बाद भी आपको रोग ग्रसित कर देता है। जैसा आपने जिक्र किया कि ये मारक क्षमता कम हो जाती है, लेकिन संक्रमणता ज्यादा है जी। और ये जो मेरा सवाल था मूल, कि ये हड्डियों को, जॉइंट्स को प्रभावित करेगा, ये हड्डियों को ज्यादा प्रभावित करेगा। इसलिए तीसरी लहर में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हम मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस रखें, टीके लगवाएं, नहीं लगवाए हो तो लगवा लें, एक डोज लगाओ तो दूसरा डोज लगवा लें, ताकि इससे हमको बचा जा सके। प्रतीक जी, दूसरे वैक्सीन डोज के 12 हफ्ते बाद हमारी प्रतिरोध क्षमता एक स्तर पर आती है। तो हमने पहला वैक्सीन लगवाया, दूसरा वैक्सीन लगवाया, दूसरे वैक्सीन के 12 हफ्ते बाद हमारी प्रतिरोध क्षमता
उस स्तर पर पहुंचती है जब लगभग 1.5 महीने बाद। जी। चूंकि आज बोन और जॉइंट डे है, इसलिए मैं दूसरी बीमारियों के बारे में बातचीत करूंगा, खासतौर पर बुजुर्गों के संदर्भ में बात करूंगा कि बुजुर्ग महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की तकलीफ हो जाती है, 50 के बाद शुरू होने लगती है, जब उनकी हड्डियां भुरभुरी होने लगती हैं, पोस्टमेनोपॉज़म, और कई बार बहुत हल्के से झटके धचके गिरने से उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। और बुजुर्ग पुरुषों में भी ये समस्या रहती है कि एक उम्र के बाद हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। तो एक जो सावधानी बुजुर्गों को कही जाती है कि भाई चलने फिरने का ध्यान रखें, सब कुछ कर लेना, गिरना मत, ये भी घर वाले कहते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या एक्सरसाइज हो सकती है, क्या दवाइयाँ हो सकती हैं, क्या प्रिवेंटिव्स हो सकते हैं जो जिससे उन हड्डियों की रक्षा कर सके और उनको मजबूती प्रदान हो सके? प्रतीक जी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय महिलाओं में 55 साल के आसपास पोस्ट मेनोपॉजल परिवर्तन आने शुरू होते हैं शरीर में। दुर्भाग्य से हम हिंदुस्तानी ढके रहते हैं, हम संबाद नहीं लेते हैं। मेरा दर्शकों से ये अनुरोध है कि प्रातः 11 से दोपहर 1 के बीच में धूप में जरूर रहें। आप अपने चेहरे को टैनिंग से बचाना चाहते हैं तो पीठ पे धूप लें, हाथ पांव पे धूप लें, क्योंकि एक दुर्भाग्य से एक संयोग है कि जो डार्क कॉम्प्लेक्शन का व्यक्तित्व होता है, जो हम हिंदुस्तानी हैं अधिकतर, जैसा कि मैं हूं, जैसे आप और मैं, हम अधिकतर हिंदुस्तानी हैं प्रतीक जी, तो उनको मेलेनिन, जब अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें हमारे चमड़ी पर अपना पड़ती हैं, तब मेलेनिन से विटामिन डी बनता है, कोलेकैल्सिफेरॉल। और जितना गोरा व्यक्ति होता है उसको कम धूप लगती है, कम असर करता है, कम धूप में जल्दी विटामिन डी बनता है, और जितना काला व्यक्ति होता है उसमें ज्यादा धूप लगती है, पहला। दूसरा, जो आप ऑस्टियोपोरोसिस का जिक्र कर रहे थे, ऑस्टियोपोरोसिस विश्व में कैंसर और हार्ट डिसीज के बाद तीसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बीमारी है, जिसको साइलेंट डिसीज बोलते हैं। और जैसे उस दिन आप जिक्र कर रहे थे कि माँ के लिए डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और ऑस्टियोपोरोसिस तीनों एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है और घातक कॉम्बिनेशन है। ये जो कॉकटेल है बहुत ही जानलेवा होता है, क्योंकि एक तो डायबिटीज आपको मार रही है, आपको खोखला कर रही है, फिर ब्लड प्रेशर है, और ऊपर से अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए तो, और ऐसा मरीज दुर्भाग्य से गिर जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि उसका तो सत्यानाश ही हो गया। ऑस्टियोपोरोसिस में पर स्क्वायर इंच में प्रतीक जी जो बोन लैमेली होते हैं, मतलब आप समझ लें कि पनीर जैसा और चीज जैसा आपकी मेरी हड्डियां हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस मतलब टोस्ट जैसी भुरभुरी जी। तो धूप आपने बताई, और इसके अलावा कुछ विटामिन इसके होते हैं कि इसको कब कैसे परीक्षण कराना चाहिए और कैसा इसका परीक्षण हम समय समय पर कराते रहें, और कुछ इसकी प्रिवेंटिव ड्रग्स लेते रहें कि लेवल बना रहे, हमारी हड्डियों के ठीक बना रहे। प्रयास किया जाना चाहिए कि रोज कम से कम 1 से 2 किलोमीटर घूमें। घूमते रहने से, चलते रहने से आपको जो सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस होता है, सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, सेनाइल यानी ग्रीक वर्ड है, यानी उम्र दराज व्यक्तित्वों को हड्डियों के घनत्व में आने वाले परिवर्तन को सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। लेकिन यदि आप चलते फिरते रहेंगे तो चलते, जैसे हमेशा अपन कहते हैं कि जो पुरानी गाड़ी होती है तो एक बार चालू करके अपन घुमा लेते हैं, वैसे यदि आप चलते फिरते रहेंगे तो जाम नहीं होंगे, आपके जोड़ जाम नहीं होंगे जी। साथ में केला, दूध, नारियल पानी जिसमें कैल्शियम हो, पत्ता गोभी, इस तरह के, या रागी, सोयाबीन, इस तरह के पदार्थों का सेवन करें, जो कि, क्योंकि अधिकतर भारतीय वेजिटेरियन होते हैं प्रतीक जी। सो जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको तो फिश, इन सब से विटामिन डी मिल जाता है, या हड्डियों के घनत्व में उत्तरोत्तर पोषक तत्वों के कारण
अभिवृद्धि होती रहती है। लेकिन जो जो शाकाहारी हैं और स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है जी, उनके लिए चाहिए कि दूध और पनीर और ये बटर वगैरह, ये केले वेले, हाँ जी, कैल्शियम जिसमें मिलता जी। डॉक्टर साहब, एक दूसरी बीमारी बहुत चर्चित है, अक्सर लोगों को स्लिप डिस्क की या बैक पेन की या कमर में स्टिफनेस की शिकायत होती है, और आपके पास जब भी कोई पेशेंट आता है तो अक्सर आप उसकी L4 L5 देखते हैं और ये बताते हैं कि भाई इसमें को थोड़ा सा, और बाद में जब ध्यान ना दिया जाए या जो हमारी भारतीय स्टाइल है उसके कारण नस दबती रहती है और कई बार ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। तो चूंकि आज बोन ऑन जॉइंट डे है, इसलिए मैं चाहूँगा कि ये स्लिप डिस्क और ये कमर संबंधी पर भी आप अपने विचार रखें। प्रतीक जी, मानव रीढ़ में 33 गुर्जे होते हैं गर्दन से और नीचे तक। चूंकि हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का फलक्रम है, यानी अपन कमानी बोल सकते हैं उसको, और चूंकि L4-5 इसलिए सबसे ज्यादा L लंबर 4 और 5 या 5 या सैक्रम के बीच में, ये वो जगह है जहां से हमारी कमर मोड़ती है, झुकती है, उठती है। डिस्क जो होती है वो दो रीढ़ की हड्डी के बीच में वॉशर का काम करती है, उसके लचीलेपन को बरकरार रखती है। मेरा सिर्फ आपके माध्यम से श्रोताओं को, दर्शकों को ये सुझाव है कि प्रयास करें कि यदि नीचे से कुछ उठाना हो तो दोनों घुटने मोड़ के उठाएं, और प्रयास करें कि एक वजन जो है, जो जिसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, वजन आपका एक स्तर से ज्यादा ना बढ़े। वजन बढ़ने से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, और जैसे मैं उस दिन आपसे जिक्र कर रहा था कि यदि व्यक्ति जोर से खांसता है और यदि आपका वजन ज्यादा है, पेट बड़ा है, तो आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर आपकी रीढ़ की गद्दी को, यानी जिसको डिस्क बोलते हैं, वो विस्थापित कर देता है। लेकिन आजकल आमूलचूल परिवर्तन आ गया है। अब हम ऑपरेशन करना कम पसंद करते हैं। फैसेट ब्लॉक होता है आजकल, रूट ब्लॉक होता है, जहां एक छोटी सी एक अमेरिकन निडल से आप वहां पे डाल के, जैसे वॉश बेसिन में कचरा इकट्ठा हो जाता है, जो हार्ड वाटर तो अपन डालते हैं तो वो साफ हो जाता है, उस तरह के आजकल बहुत परिवर्तन आए। फिर भी मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि वजन न बढ़ने दें और क्रियाशील रहें, नियमित व्यायाम करें। खासतौर पर सूर्य प्रणाम वगैरह जो करते हैं लोग, उनको वो उस तरह की बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है प्रतीक जी। सूर्य नमस्कार और योगा इस तरह से अगर करते रहे तो स्लिप डिस्क की बीमारी से और आपको बचा जा सकता है। लेकिन ये शुरुआत कर दें, बीमारी एक बार होने के बाद तो फिर योगा करने के लिए मना किया जाता है, कुछ एक्सरसाइज करने के लिए मना किया जाता है। आप पेन में तो कर ही नहीं सकते, आपको जमीन पे नहीं बैठना है, इंडियन स्टाइल की टॉयलेट यूज नहीं करना है, और प्रयास करना है कि भारतीय सड़कों पर स्पीड ब्रेकर और जो गड्ढे हैं उनसे बचें आप। एक दूसरा बीमारी की बात अगर मैं करूं, इन दो बीमारियों, प्रमुख बीमारियों के साथ, कि स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी लिखने पढ़ने वाले लोगों को बहुत होती है, जिनको बहुत लिखने का काम होता है, या जो बहुत मोटा तकिया लगाते हैं, और उनकी गर्दन का दर्द जो है, या गर्दन पे जो मोटापा आता है उसका दर्द जो है उनके हाथों में तक उतर जाता है, और इस तरह की झंझनाहट होने लगती है कि उनके दिमाग में तक उसको झंझनाहट उसको फील होती है। कारण ये है प्रतीक जी कि हमारी जो गर्दन है, जैसे कमर में L4-5 S1 डिस्क सबसे कॉमन है, वैसे ही गर्दन में C5 C6 C6 C7, मतलब गर्दन के 5वें और 6वें 7वें गुर्जों के बीच में ये वो स्तर है जहां हम, जैसे आप यू हैव वोरेशियस एपेटाइट टू रीड, हमेशा प्रयास करना चाहिए कि आपका, यदि आप लैपटॉप पे, आजकल तकरीबन 95% लोग लैपटॉप पे काम करते हैं या मोबाइल पे दिन भर लगे रहते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आपकी गर्दन जो है 15 डिग्री पीछे और 25 डिग्री सामने झुकती है। प्रयास करें कि इस तरह की एक कसरत होती है वो करें, जिससे कि फाइब्रोमाइल्जिया ना हो। एक दूसरा, आप रेस्ट होना चाहिए हमेशा। आपके, यदि आप हाथ को इस तरह से रखेंगे
तो आपकी 4 मसल एक्ट करती हैं और वो फटीग हो जाती है, और अंततः वो आपकी गर्दन के यहां से पीछे तक, स्कैपुला के पास, यहां आपकी जो लचीली मांसपेशियां हैं वो स्थानापन्न हो जाता है कड़क स्ट्रक्चर से, फाइब्रस टिश्यू से, इसलिए उसको फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं। प्रयास करिए कि 35 डिग्री से 55 डिग्री के बीच में आपकी गर्दन रहे, और प्रयास चलिए, करें। मैं मोबाइल लेता हूं तो क्या ऐसा रख के मोबाइल को टाइप करूं, ऐसे? ये ऐसे, अब हम तो ज्यादा सब लोग ऐसे ही करते हैं, ये तो गलत है, नुकसान है। ये गलत तो है। ये इस तरह से आप अपना हाथ रखें जी। या लैपटॉप को रखें तो आप हैंडल में रखें, या अगर जी। अपनी टेबल में लिखने का बहुत काम है, लिखने पढ़ने का बहुत काम, जैसे तो मुझ जैसे लोगों को एक वो रख लेना चाहिए टेबल पे जिसपे जी जी 35 से 55 डिग्री यदि आप गर्दन रखते हैं प्रतीक जी, तो और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि यदि आप इस तरह की कसरत करेंगे तो आपके जो मांसपेशियों का लचीलापन है वो बरकरार रहेगा। जी। सोते वक्त तकिया थोड़ा पतला रखें। फिर वही, सोते समय आपका गर्दन 15 से 35 डिग्री, पढ़ते समय 35 से 55 और सोते समय 15 से 35 डिग्री, ये सावधानियां रखनी। दूसरा एक चीज विशेष मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि व्यक्ति विशेष के कितने बलिष्ठ कंधे हैं उस पर निर्भर करता है। जब आप करवट से सोते हैं तो आपकी गर्दन फिर 15 डिग्री से ज्यादा नहीं झुकनी चाहिए। आपने देखा हो कि हाथ सुन्न हो जाता है, तो 15 डिग्री का ही लीवरेज चाहिए, चाहे बाएं चाहे दाएं चाहे पीछे से सामने सोते समय। डॉक्टर साहब, एक आम बीमारी ये है कि चूंकि पूरी दुनिया में मोटापा बढ़ रहा है जी, बॉडी इंडेक्स बढ़ रहा है, और भारत में भी मोटापे के बहुत सारे पेशेंट्स आने लगे हैं। बच्चों में खासकर तौर पर मोटापा देखा जाता है, महिलाओं में देखा जाता है, और इस मोटापे के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन जिस साइड इफेक्ट्स का मैं आपके साथ जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि आप अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, वो ये कि वजन, बढ़े हुए वजन के कारण हमारे घुटनों पे ज़्यादा लोड पड़ता है, घुटनों पे ज़्यादा असर पड़ता है, और धीरे धीरे हमारे घुटने खराब हो जाते हैं जीरे चढ़ने से, या हमारी इंडियन स्टाइल पे बैठने से, पूजा करने से, इंडियन टॉयलेट से। और अक्सर लोगों को घुटने में इतना असहनीय दर्द होता है कि डॉक्टर ये सलाह देते हैं तमाम इलाज करने के बाद कि साहब अब कोई चारा नहीं बचा, आपको घुटने बदलवाने पड़ेंगे, यानी नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, जिसके आप एक्सपर्ट माने जाते हैं। लेकिन ये इतना, एक तो लंबा प्रोसेस है, दर्दाई प्रोसेस है, और दूसरा ये महंगा भी पड़ता है। तो क्या कुछ ऐसी सुविधाएं मोदी जी के आने के बाद हुई हैं कि ये घुटने के ऑपरेशन अब सस्ते हो गए हैं और आसानी से हो सकते हैं? काफी परिवर्तन हुए हैं प्रतीक जी। जैसा आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, एक तो आयुष्मान मतलब पिछले 3 साल में ऐसे व्यक्तित्वों को इस आयुष्मान योजना का से वो लाभान्वित हुए, जो शायद यदि नरेंद्र मोदी जी ये आयुष्मान योजना नहीं लाते तो शायद हो सकता है कभी वो चल ही नहीं पाते। एक दूसरा, आजकल कुछ ऐसी दवाइयों का उपयोग शुरू हो गया है डॉक्टर प्रतीक जी, जो जिनको हम कॉन्ड्रो प्रोटेक्टिव बोलते हैं। कॉन्ड्रो यानी कार्टिलेज, प्रोटेक्टिव यानी वो घुटने के कार्टिलेज के क्षरण को रोकती है। आजकल आर्टिफिशियल जॉइंट फ्लूइड आ गया है। जैसे हम जब आप और हम जब जिस उम्र के दौर में होते थे, या सिराज जी होते थे, जब ऑयलिंग कर देते थे हम साइकिलिंग की, वैसे आजकल आर्टिफिशियल ऑयल के इंजेक्शन आते हैं, फ्लूइड डाल देते हैं अंदर घुटने में, जो चिकना द्रव होता है उससे। जी, उसको विस्को सप्लीमेंटेशन बोलते हैं। और कुछ दवाइयां आजकल रोजेपेक्सेट ऐसी कुछ दवाइयां आई हैं, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, MSN, जो कार्टिलेज के मूलभूत स्वभाव को बरकरार रखती हैं और पूर्णतः सुरक्षित दवाइयां हैं। पर अगर घुटना बदलवाना ही पड़े, जैसे नी रिप्लेसमेंट करवाना ही पड़े, आपको लगे कि अभी करवाना ही पड़ेगा, सब चीज उपाय आपने कर लिए, तो घुटना रिप्लेसमेंट क्या अब आसान और सस्ता हो गया है? आजकल जो नी रिप्लेसमेंट में जो जॉइंट हम यूज करते हैं, आज हमने यदि नी रिप्लेसमेंट किया तो हम कल चला देते हैं, और आजकल तो तीसरे दिन से लेके 5वें दिन हम घर भेज देते हैं। और नी रिप्लेसमेंट पूर्णतः सुरक्षित और सर्वश्रेष्ठ शल्य क्रिया है, जिसमें कि हम 9 मिलीमीटर जांघ की और घुटने की हड्डियों को कट करके, और जो तिरछापन होता है उसको सीधा करके, मेरे ख्याल से यदि व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है तो सर्वश्रेष्ठ शल्य क्रिया।
प्रतीक जी। देखिए, ये भी तो हमने सुना और पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट में और कार्रवाई के बाद अब ये नी रिप्लेसमेंट में या हिप रिप्लेसमेंट में जो आप औजार डालते हैं, जो मशीन लगाते हैं अंदर जी, वो भी अब सस्ता कर दिया गया। उसको काफी माननीय नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल के बाद जो परिवर्तन हुआ, आप समझ लें कि 60% कीमत कम हो गई। तो अब आम आदमी भी इसको घुटने अपने बदलवा सकता है। बेशक। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साकेत जत्ती इस सेहत कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, क्योंकि आज जॉइंट और एंड बोन डे है, इसलिए हमने आज हड्डियों को लेकर अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। और मैं आप सबसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि कहते हैं कि 100 नियामत और 1 सेहत, तो सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।